वेलकम टू कोरिस्टेंट टीवी। मैं हूं आस्तिक और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शान मोहम्मद। और डॉक्टर शान सब बुलाते हैं, कई लोग शान भैया भी बुलाते हैं। 2002 में ये देहरादून पहली बार आए थे और उसके बाद आज इनके सक्सेसफुल सप्लीमेंट स्टोर भी है और इनके काफ़ी अच्छे 2 जिम्स हैं जो काफ़ी अच्छा चल रहे थे। अभी लॉकडाउन है बट आई एम श्योर जब वो खुलेगा तो दोबारा से वहाँ हमें भीड़ देखने को मिलेगी। तो आज हम आपको इनके पास लाए हैं। आज लाने का, इनसे मिलाने का रीज़न ये है कि कई लोग पूछते हैं कि एक सप्लीमेंट स्टोर चलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आई थिंक डॉक्टर शान की स्टोरी से काफ़ी आप इंस्पायर हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं और सड़क काफ़ी पास है, उसकी वजह से शोर काफ़ी हो रहा है। डॉक्टर शान वेलकम। हेलो एवरीवन। मैं चाहता हूँ आप बताइए कि कैसे कॉलेज में 2002 में आपके दिमाग में आया कि क्योंकि लड़के ज़्यादातर सोचते हैं कि यार हम बॉडी बिल्डिंग करेंगे या फिटनेस मॉडल बनेंगे, बट यू डिसाइडेड कि यार मैं सप्लीमेंट स्टोर शुरू करूंगा या मेरे जिम होने चाहिए। तो ये फ़र्क क्यों था, प्लस उस समय चैलेंजेस क्या क्या है, क्योंकि ये यूट्यूब और ये सोशल मीडिया तो अब ज़्यादा है। 2008 में आई रिमेंबर लोगों को लगता था यार ये सप्लीमेंट नहीं है तो स्टीरॉयड है। यस। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आई केम टू देहरादून इन 2002 टू डू माई एजुकेशन। मैं 12th के बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी करने देहरादून आया। एक्सरसाइज मैंने 12th के बाद ही स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिटनेस एंड ऑल्सो आई थॉट फिजियोथेरेपी वुड बी अ राइट कैरियर where I can satisfy my every thought of being fit also and knowing about fitness also and health also, and it was medical side, towards medical side also. So I started that course, I finished it up. फिर उसके बाद में मैं दिल्ली हिंदूराव हॉस्पिटल गया इंटर्नशिप करने के लिए। मैंने इंटर्नशिप किया। तो सच बताऊँ तो that was the very specific time when I decided that I must do something in this field. उससे पहले आई वॉज लाइक कि मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करूँगा या मास्टर्स करूँगा, फर्दर परस्यू करूँगा, फिर कोई अच्छा हॉस्पिटल ज्वाइन करूँगा। इट वॉज दैट टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं कुछ अलग करूँगा, मतलब मैं खुद का कुछ करूँगा, कुछ बिजनेस की साइड जाऊँगा। सो मैं वापस देहरादून आया फिर, क्योंकि मुझे लगा देहरादून ही सबसे अच्छी जगह, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है देहरादून। मैं फिर वापस देहरादून आया। मैंने मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज के लिए अप्लाई किया। मैंने मास्टर्स के साथ साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया न्यूट्रिशन गैलेक्सी के नाम से, सप्लीमेंट स्टोर, और मैंने अल्टीमेट जिम स्टार्ट किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, इतना अच्छा आया कि मैं इसी में पूरी तरह से रम गया। कुछ तो पॉइंट्स ये थे सब लोगों के आने के कि भाई सिंस आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ फिजियो, so everybody was like I knew much better than any other guy, so regarding injuries or regarding training or regarding angle of exercise, different whatsoever it is, stretching and all, so people used to consult me. And then dietary part also, कोई भी देहरादून में तभी तक सप्लीमेंट स्टोर था ही नहीं। सबसे अच्छी जगह, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की जगह होने के बाद भी एक प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट स्टोर देहरादून में नहीं था मार्केट में। सो मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और अभी भी सब लोग प्यार करते हैं, सब लोग इज्जत देते हैं। अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। बेसिकली क्या है, अगर मुझे कोई चीज़ खाने का शौक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, मैं पिज़्ज़ा हट जाके पिज़्ज़ा खाता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं पिज़्ज़ा हट ही खोल लूँगा या मैं पिज़्ज़ा की शॉप ही खोलूँगा। सो हर बंदा जो फिटनेस के लिए लगा है या फिटनेस की तरफ डेडिकेटेड है, उसका अल्टीमेट गोल यही नहीं होना चाहिए कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिटनेस मॉडल बनना है, किसी की तरह नहीं बनना है। ओके, फिटनेस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, इट्स अ लाइफ स्टाइल। आपको फिट रहने की खुद को आदत डालनी है, बीमारियों से बचना है फिटनेस के थ्रू, ठीक है। आप जो मर्जी काम करते हो, आप जॉब करते हो, आप पढ़ते हो, आप जो मर्जी काम करते हो, उसके साथ आपको फिटनेस चुनना है, राइट। आपको ऐसा नहीं है कि बस अब मैं फिटनेस की तरफ हो गया तो फिटनेस की तरफ ही हो गया। नहीं भाई, अच्छी एजुकेशन भी हासिल करो लेकिन फिट रहो, अच्छी जॉब के लिए प्रिपरेशन भी करो लेकिन फिट रहो, अच्छा कोई जॉब करो भी और लेकिन फिट रहो। बिकॉज फिटनेस आपको अच्छा दिखाती है, अच्छा खिलाने को मजबूर करती है, अच्छी बातें दिमाग में लाती है, बुरी चीज़ों से दूर रहते हो आप। ये चीज़ थी। एंड देन सेकेंडली भाई देखो, मेरे को तो ये था कि मैंने शुरू से ही सोच लिया था आफ्टर द ग्रेजुएशन कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे कुछ अपना ही करना है। एंड मेरे ख़ानदान में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया। माई डैड इज़ एन इंजीनियर, माई ग्रैंडफादर ही वॉज अ फार्मर, बट मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए और मेरे दिमाग ने जो बोला मैंने किया।
बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं पापा हुए, लेकिन ही सपोर्टेड मी। पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है, और पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना कुछ होता भी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम सोच रहे हो तो अच्छा ही सोच रहे हो। ही सपोर्टेड मी, गिव मी मनी। उन्होंने मुझे पैसे दिए, उसी से स्टॉक आया भी, पहला जो स्टॉक आया। फिर इट्स ऑल हिस्ट्री नाउ अब तो हम बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं उनके डायरेक्ट इम्पोर्टर्स से हैं हमारे रिलेशन। बहुत सारे ब्रांड्स हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, किसी मीडियोकर से हम डील नहीं करते। अब वी डील ओनली विद इम्पोर्टर्स एंड विद ब्रांड ओनर्स, दैट इज मैन्युफैक्चरर्स। अब तो ये है, उस टाइम तो हम लोगों को ढूंढना पड़ता था कि किससे लें, क्या लें, कुछ पता ही नहीं था। उसी बात पे आते हैं, चलिए। बेसिकली क्या था, 2008 में जैसे हमने काम स्टार्ट किया, 2008 में नहीं पता था हमें कि क्या सामान किससे लें। देखिए, इंटरनेट इतना ज़्यादा भी नहीं था उस टाइम, ठीक है। अभी तो आप जाओगे, आपको पता लग जाएगा अल्टीमेट का ये इंपोर्टर है, ऑन का ये इंपोर्टर है, आप जाके स्टडी करोगे, उनको बोलोगे, वो आपको स्टॉक भेज देंगे। उस टाइम ऐसा सिस्टम ही नहीं था। अगर इंपोर्टर्स थे भी तो उन लोगों ने ना बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रखे थे। आपकी मजबूरी थी, आप उन्हीं से ले सकते थे, आप डायरेक्टली ले ही नहीं सकते थे। और उन लोगों की जितनी कंजम्पशन एक नया बिजनेस करके तो हमारी नहीं हो सकती थी। तो लिया तो हमने भी उनसे ही, बट पहचान बनाना और फिर डायरेक्ट इंपोर्टर से जुड़ने में टाइम लगा। जब थोड़ी डिमांड भी बढ़ी, जब थोड़ा हमें भी लगा कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ हम कर पाएंगे इतना, सो वी टाइड विद देम डायरेक्टली। हम लोग उनसे डायरेक्टली मिले, हमने उनसे डील करी। अब तो डायरेक्टली इंपोर्टर्स से है। उस टाइम तो जब वो टाइम था, उस टाइम तो इतना यूट्यूब पे कोई फिटनेस मॉडल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सभी लोग हमसे आके पूछते थे कि ये खाऊंगा तो क्या होगा भैया, ये खाऊंगा। एक एक क्लाइंट को कन्विंस करने में आधा एक एक घंटा लगता था। छोटी छोटी चीज़ होती थी, बहुत मेयर मार्जिन हमने शुरू से काम किया, अभी भी बहुत नॉमिनल मार्जिन पे काम करते हैं, बट फिर भी हम उन्हें सब बताते थे, इसका ये काम है, इससे ये होगा, क्रिएटिन भैया इससे मेरी ये तो नहीं हो जाएगा, अरे मैं प्रोटीन ज़्यादा। हम लेकिन बहुत पेशेंटली सबको हैंडल करते आए हैं। अब तो भाई देखो, सबको सब पता है, जस्ट सिट ऑन गूगल, टाइप इट डाउन, सब कुछ आ जाएगा। यूट्यूब पे एक से एक फिटनेस मॉडल्स हैं जिनके चैनल्स हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट हैं जिनके चैनल्स हैं, वर्कआउट चैनल्स हैं, भाई आपको सब पता लगता है। तब नहीं पता था किसी को, तब हम लोगों को काफ़ी एफर्ट करना पड़ा। और उस टाइम पे जो यूथ था ना, दे वर नॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब फिटनेस फील्ड में ना इतना ज़्यादा कोई यूथ जाना भी नहीं चाह रहा था। ये तो अब है कि लोगों को बहुत सारे एस का सर्टिफाइड कोर्स कर रहे हैं, गोल्ड से कर रहे हैं, K11 से कर रहे हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर्स बन रहे हैं, तो क्लाइंट्स को भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि भाई अब इन लोगों को हमारे बारे में, बॉडी के बारे में पता है, वर्कआउट के बारे में पता, नॉलेज है, तो इवन अच्छे अच्छे पैसे दे के वो लोग PT भी ले रहे हैं। उस टाइम तो जिसने थोड़े टाइम एक्सरसाइज करा, ही बिकेम अ ट्रेनर। एक्सपीरियंस है नहीं है, क्लाइंट्स को भी डर लगता था। तो अब तो इस इंडस्ट्री में लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, अब तो बहुत बिल्ड हो गया। तो उस टाइम तो हमने बहुत मेहनत की है। फॉर अ यंगस्टर जो ये कहता है यार मेरे को एक्सरसाइज का शौक अभी तक था, मैं एक स्टोर खोलना चाहता हूँ, जी जी जी, तो दो बातें, पहला तो फाइनेंशियली कितना उसको इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए, रियलिस्टिक उसका गोल क्या होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन कई बार लोगों की बहुत ज़्यादा होती है कि यार मैं तो जाऊँगा और इसमें तो बड़ा पैसा है, तो स्ट्रगल्स क्या क्या है इस फील्ड में, और कितना इन्वेस्टमेंट इनिशियली करने के लिए वो तैयार रहे मेंटली, और रिटर्न्स कैसे एक्सपेक्ट करे, कितने टाइम में रिटर्न्स एक्सपेक्ट करे कि वापस आ जाएंगे। देखिए, कोई भी फील्ड होता है तो उसमें टाइम लगता है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि मैंने इतना पैसा लगाया, मैंने काम शुरू कर दिया, लोगों ने आना शुरू कर दिया और सब ऐसा चलने लग गया, नहीं। सबसे पहले तो क्या है ना, सभी शहरों में ऑलरेडी डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो बहुत बड़े वॉल्यूम पे काम करते हैं, तो उनसे कम्पीट कर पाना उन वॉल्यूम पे बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास क्लाइंटेज है। अगर आप इस फिटनेस फील्ड में हो, आपका चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपके नियर बाय 2-4 जिम हो जिनको आप जानते हो, तो सबसे पहले तो आपके पास एक बेसिक क्लाइंट बेस होना चाहिए जिसे आप केटर करें, जिससे एटलीस्ट आप अपने एक्सपेंसेस निकाल सकें, राइट। फिर उसके बाद में आपको एक आइडियल सी जगह चाहिए जहाँ लोग आराम से पार्क करके आपके पास आ सकें, सामान ले सकें। फिर रिटर्न्स धीरे आएंगे बट आएंगे। और जितने भी ब्रांड्स आपको रखने हैं, आप उसका एक लेआउट बनाओ, और हर एक ब्रांड का इंपोर्टर कौन है, या तो डायरेक्टली इंपोर्टर से लो, या उसका ऑथोराइज डीलर कौन है, आप उससे लो। ये जो मीडियोकर्स हैं, बिना मतलब के कि वहाँ से 10 पैसे सस्ता मिल रहा है, 2 पैसे, उसकी तरफ कभी भी मत जाना। और ग्रे मार्केट सप्लीमेंट्स कभी पुश नहीं करने आप लोगों ने। जो ऑथोराइज्ड इंपोर्टर है, उस ऑथोराइज्ड इंपोर्टर से ही डील करनी है, या उसके ऑथोराइज्ड डीलर से डील करनी है। भले ही 2 पैसे कम बचेंगे बट बचेंगे। सेकेंडली, देखिए, आप अगर करते हैं काम और आपकी सेल्स का वॉल्यूम बढ़ता है तो बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, अच्छी ग्रोथ है।
हाँ आजकल ऑनलाइन भी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं, मार्जिन्स हैं, बट आप उसको compete कर पाओगे, दैट आई कैन एश्योर यू। अगर आप प्रॉपर चैनल से लेते हो तो भी आप उसे compete कर पाओगे। बट इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप जितना मर्जी लगा लो उतना कम है। बिजनेस भी ऐसे ही है, आप 2 ब्रांड रख रहे हो, 10 ब्रांड रख रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। बट मेरी पर्सनल सोच क्या है कि अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है तो आप जितने अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी पूरी रेंज अपने पास रख सकते हो कि कोई भी क्लाइंट आपके पास डिमांड लेके आएगा तो वो खाली हाथ नहीं जाए। तो आप पूरी रेंज कंप्लीट कर लोगे उसमें। और रिटर्न का यही है कि विद इन फ्यू मंथ्स 5-1% का रिटर्न तो आप मतलब नेट सेविंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्सपेंसेस से निकाल। ये ग्रे मार्केट सप्लीमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। और इस बिज़नेस में अगर आपको अपनी इमेज अच्छी बिल्ड करनी है और आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं है ज़्यादा, तो क्या तरीका है कि आप ग्रे मार्केट सप्लीमेंट्स को बिना पुश किए अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करते हुए आप ये काम कर सकते हो? देखिए ग्रे मार्केट तो क्या होता है, बेसिकली ऑल दी सप्लीमेंट्स जो बाहर से आते हैं उसको प्रॉपर एक कस्टम ड्यूटी पे करना होता है। उसके इम्पोर्टर्स होते हैं ऑथोराइज, जैसे एग्जांपल लेट्स से ऑन है, ऑन का इंडिया में इम्पोर्टर है ब्राइट को सामान ऑन भेजेगा, ब्राइट अपना प्राइस टैग और अपना हॉलोग्राम और ऑथेंटिसिटी चेक करने का कोड लगाएगा उसके ऊपर और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो ग्रे मार्केट जो लोग काम करते हैं, मतलब जो लोग गलत काम करते हैं, वो क्या करेंगे, चाहे वो यूएस से मंगाएं चाहे दुबई से मंगाएं, वो डायरेक्ट मंगा लेंगे और उसको अंडर बिलिंग कर लेंगे। तो 50% कस्टम ड्यूटी बच गया, कोई जीएसटी नहीं देंगे तो ऑब्वियसली सस्ता होगा वो। बट वो सस्ते के नाम पे नकली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड देन सेकेंडली, अगर आपको प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है यहाँ पर, तो अगर आप इंपोर्टर वाला लेते हो तो आप इंपोर्टर को कंप्लेन कर सकते हो। वहाँ आप किसे कंप्लेन करोगे? किसी को नहीं कर सकते, वो बिल पे भी नहीं आता, आप किसी को भी कंप्लेन नहीं कर सकते। सो उससे तो बिल्कुल ही बचो। अब बात यही आती है कि भैया अब मैं प्रॉपर चैनल से खरीदूंगा, मेरे मार्जिन बहुत कम होंगे। हाँ होंगे, बट आप खुद देखिए हर एक ब्रांड का ना अपना अपना मार्जिन सिस्टम है। कोई ब्रांड कुछ परसेंटेज देती है, कोई कुछ परसेंटेज देती है। आप डिसाइड करो कि आपको किस ब्रांड पे ट्रस्ट है और जिसका मार्जिन भी थोड़ा ठीक है, उसको रखो, उस पर थोड़ा फोकस करो। जब आप बिजनेस करते हो तो आप बेचो सारा का सारा, आप स्पेसिफिक अपने कोई अच्छे ब्रांड पे जिस पे आपको लग रहा है मार्जिन अच्छा है उस पर फोकस करो। उसकी एक्सक्लूसिविटी लो अपने सिटी के लिए कि भाई देहरादून में आपको एक्सक्लूसिविटी है, आप अर्न करोगे उसके ऊपर। और इतना भी आसान नहीं होता बिजनेस की बस मैंने स्टार्ट किया और मैंने छाप दिया। टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, बट ईमानदारी से, साफ नीयत से और मेहनत से कोई भी काम किया जाए तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आज 10 कमाओगे, कल को 100 कमाओगे, परसों को 1000 कमाओगे, सो ऑन। भाई मेहनत करते रहो, ईमानदारी से सही चीज़ बेचोगे। देखो हमने शुरू से, मैं अपना एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। जब हम बिज़नेस करते थे तो जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने बिज़नेस, तो बेसिकली होता क्या था, मैं 50 रुपये या 100 रुपये का मार्जिन रख के क्लाइंट्स को दे देता था। तो पीपल यूज टू आस्क मी, भैया आप अर्न क्या करते हो यार, 50-100 रुपये में इट्स नथिंग एट ऑल। तो मैं बोलता था मैं इससे अर्न नहीं कर रहा हूँ। जब ये 10 लोगों को बताएगा कि मैं वहाँ से ये सामान लाया, अच्छे रेट पे लाया, अच्छी चीज़ लाया, तो उन 10 लोगों से मैं 100 अर्न करूँगा ना। तो मैंने इससे इनडायरेक्टली 1000 रुपये अर्न किए भाई। मैंने 100 रुपये नहीं कमाए उससे, मैंने उससे 1000 रुपये कमाए। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी उस टाइम भी ज़रूरी थी, इस टाइम भी ज़रूरी है, पर उस टाइम तो सभी कुछ माउथ टू माउथ से ही था। तो उस पर हमने फोकस किया और उसी की वजह से है कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज भी इतने सारे लोग जुड़े हैं, इस फील्ड के जितने भी लोग हैं कभी ना कभी आजकल हमारे से जुड़े ही हैं भाई। ये तो जैसे ट्रेंड चेंज हुआ है अभी, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अब मैं देख रहा हूँ कि डोमिनेंट है। सोशल मीडिया या ये ऑनलाइन मार्केटिंग का कितना % कंट्रीब्यूशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने सालों में बढ़ा है टुवर्ड्स ब्रिंगिंग यू न्यू क्लाइंट्स? देखिए अब एफर्ट कम हो गया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं बेचने वाले, तो मार्जिन्स भी कम हुए हैं, नो डाउट, बिकॉज सब चीज़ों के रेट्स आर ओपन, देयर आर सो मेनी वेबसाइट सेलिंग सप्लीमेंट्स। तो रेट्स मतलब मार्जिन स्लैब भी डाउन हुआ है, लेकिन हमारा काम भी तो कम हो गया ना। जब मैं किसी क्लाइंट को नहीं दे रहा इतना टाइम, थोड़ा कम भी कमा लूँ, डजेंट मैटर एट ऑल, डजेंट मैटर। तो ठीक है मार्जिन। अच्छा दूसरा अवेयरनेस भी बढ़ी है उससे ना। हम कहने लगे नेगेटिव, सीधे पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑल्सो। All the good these online platforms, whether it's Amazon, whether it's Flipkart, whether it's Snapdeal, whether it's Paytm, whether Healthcard or any other good website, they are selling supplements. That means supplement is something good. तो इसकी वजह से लोगों में ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ है।
ठीक है, प्राइजेस पता लग गए तो तभी भी उस प्राइस पे देख के भी हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है, ये फ़ायदा है। और YouTube से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, कभी कभी वो किसी ब्रांड के पीछे पड़ जाते हैं कि आप उस ब्रांड के लो, बट सी इट अदरवाइज उससे उन्होंने फ़ायदा भी तो बताया ना कि प्रोटीन लेने से ये फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है, पता नहीं कितनी सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं। मैं आए दिन सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ इन लोगों के वीडियोस। कुछ इन्फ्लुएंसर तो सच्ची में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अब जैसे ये भाई हैं हमारे, ये इतनी अच्छी बात हम लोगों को बता ही रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर वर्क। भाई देखो, मेहनत करना, ये सब करना कोई नहीं दिखाएगा, अच्छे सी 6 पैक बना के ये भी खड़े होके दिखा देता है कि होम वर्कआउट ऐसे होता है, बट नहीं, कुछ इंटरैक्टिव, कुछ सीखने वाली चीज़ वो ज़रूरी है। तो ये यूट्यूब ही चैनल है और देखो ये भी कर ही रहा है अच्छा काम। फॉर अ सप्लीमेंट बिजनेस टू थ्राइव, क्या एक जिम होना, डज इट हेल्प, डज इट सपोर्ट दैट बिजनेस? द थिंग इज, अभी देखो ना, अगर आपने जिम खोल भी लिया तो आप किसी को गन पॉइंट पे नहीं बोल सकते कम टू माय स्टोर ओनली। ही हैज ऑप्शंस ना, वो ऑनलाइन भी मंगा सकता है, वो किसी और से भी ले सकता है। तो जिम का होना इज़ वेरी गुड कि अगर आपके जो जिन लोगों को आप ट्रेन कर रहे हो, रोज़ जिन लोगों से मिल रहे हो, उनको आप किसी एक ब्रांड के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या कुछ प्रोडक्ट है जो उनके लिए अच्छा है, आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। नो डाउट इट इज़ पॉसिबल, बट द थिंग इज़ इतना ज़्यादा वो नहीं है फ़र्क, मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है जिम पे, बिकॉज नाउ ऑल द क्लाइंट्स आर अवेयर और सबको ना अपना हक है कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब तो ज़्यादातर बच्चे खुद जानते हैं किस प्रोटीन में कितना परसेंटेज फैट है, कितना कार्ब्स है, मुझे कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, आधी बार तो बताने ही नहीं। सो फॉर आवर सब्सक्राइबर्स और जो वीडियो देख रहे हैं, मैं इतना बता दूं, पीपल थिंक कि यार उसका स्टोर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अरे यार उसका तो जिम भी है। सो नॉट नेसेसरीली कि अगर उसका जिम है या किसी का भी अगर जिम है तो वो एक अच्छा स्टोर भी रन कर सकता है, बिकॉज स्टोर के अपने चैलेंजेस हैं और जिम एक अपनी अलग टेरिटरी है, उसके अपने चैलेंजेस हैं। तो सप्लीमेंट के बिजनेस को आप व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से कोरोना ने इम्पैक्ट किया है? सप्लीमेंट तो मैंने बोला आपको कि वही 20% लोग, 25% लोग जो कर रहे हैं थोड़े बहुत एक्सरसाइज, वो अपना सप्लीमेंट खा रहे हैं, अदरवाइज नोबडी इज हैविंग इट। तो अभी तो टाइम लगेगा, जब एक बार जिम्स खुलते हैं तब फिर नॉर्मल हो जाएगा। हमको तो यही लगता है कि सब नॉर्मल हो जाएगा। कई बार ये एक्सपीरियंस सबका कभी ना कभी रहा ही है, हाँ। जो अपना खुद का जिनका जिम है या कोई भी सप्लीमेंट का काम करते हैं, कई बार लोग आते हैं, सामान लेते हैं, इनफैक्ट खुद आके बोलते हैं मुझे ये चाहिए। उनको आप समझा नहीं सकते, ना आप उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को, नॉट एवरीबडी इज कोचेबल, हर एक की काउंसलिंग भी नहीं कर सकते। लेके जाते हैं, फिर अगर कुछ होता है, अगर कुछ नॉर्मली भी हो रहा होगा उसको, तो मे बी ही विल से यार सप्लीमेंट खा के हो गया, मे बी सप्लीमेंट वाज नॉट जेन्युइन। सबके एक्सपीरियंसेस कभी ना कभी ऐसे हुए होंगे कि कुछ ऐसा ब्लेम आया होगा जिससे उसको भी लगा होगा यार इतनी मेहनत के बाद। ये होता है। और जब आप किसी काम में हो, हम तो देखो, मैं तो सफ़र किया है, जब बहुत अच्छा टाइम भी होता है, बहुत ख़राब टाइम भी होता है। कभी कभी जो चीज़ मतलब अजीबोगरीब सी चीज़ होती है वो हो जाती है, यार ये क्या मतलब था इसका यार, पर लाइफ है। वो तो चलो मेरा पर्सनल हो गया, वो तो लाइफ है भाई, झेलना पड़ता है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस की सोच के बारे में, तो भाई देखो औरों की क्यों, मैं जब पढ़ाई करता था, जब मैं बीपीटी कर रहा था, मुझे खांसी भी होती थी ना, मेरा दोस्त कहता था अरे तू प्रोटीन खाता है, तेरे को उसका खांसी हुई है। अरे यार तेरे को भी तो होती है, अरे मेरे को सर्दी लगी थी इसलिए हुई है। अरे यार तो मेरे को भी तो सर्दी लग सकती है यार, मैं भी तो इंसान हूं ना यार। अरे यार तेरा गला खराब है, अरे तूने ना प्री वर्कआउट पिया इस वजह से, अरे तेरा भी तो खराब हुआ है, अरे मौसम चेंज हो रहा है, अरे तो मेरे लिए भी तो मौसम चेंज हो रहा है ना यार। ठीक है, तो सोच है, आप उस सोच को नहीं बदल सकते। बट द थिंग इज कि मैं हमेशा बोलूँगा आपको कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट में, आजकल सभी प्रोडक्ट्स पे XYZ सभी प्रोडक्ट्स पे, चाहे वो इम्पोर्टेड है चाहे वो इंडियन है, वो ओरिजिनलिटी चेक करने का कोड देते हैं। आप उसे स्क्रैच करो या उसे वेरीफाई करो उनके नंबर पे मैसेज करके या उनका ऐप इंस्टॉल करके, तभी आप सिक्योर फील करो। और जब आपको सिक्योर हो गए हो ना, तो प्लीज़ फिर किसी को ब्लेम ना करो यार। मतलब आप खरीदने से पहले पूरा का पूरा स्टडी करो कि किस इंपोर्टर का है, स्क्रैच कोड है, स्क्रैच करो, मैसेज करो, ऐप के ऊपर जाओ, कोड डालो। बट वंस इट इज़ डन ना, तो भाई द फॉल्ट इज़ नॉट ऑफ सप्लीमेंट, देयर मस्ट बी सम अदर फॉल्ट। और हर चीज़ के लिए यू कैन ब्लेम सप्लीमेंट्स यार। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है ये दिक्कत है कि डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ चीज़ों को बोलते हैं भाई नहीं खाना या इतना खाना है, बॉडी बिल्डर्स या एक्सरसाइजर उससे ज़्यादा खाते हैं या उसको नहीं खाने को बोलते हैं फिर भी खाते हैं। बड़ा कंट्रोवर्सी है ये, तो इंडिया में ही कंट्रोवर्सी नहीं है, ये इंटरनेशनली है। बट इसके लिए क्या कर सकते हैं यार, रिकमेंडेड जैसे RDA, एक हेल्दी इंडिविजुअल को डेली 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, राइट।
But for an athlete, it is 2.2 gram per kilogram. That means 1 gram per pound. तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल फील्ड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं नहीं इतना नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा है, बट एथलीट्स इतना लेते हैं और बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिन्होंने बोला है कि नहीं इतना चाहिए ही चाहिए। थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे एक बेसिक सा सप्लीमेंट है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो आपके एटीपी रिप्लेनिश करता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये बोलती हैं कि वर्कआउट से पहले लें आप, बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कहती है वर्कआउट के बाद लें। स्टडीज़ में ही कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो एक मत तो कभी किसी चीज़ का नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कभी सर्जन्स भी होते हैं, जब वो कोई सर्जरी करते हैं तो ये उनका अप्रोच, मतलब इंसिजन किस एंगल से लगाना है, कैसे लगाना है, वो हर सर्जन का पर्सनल अप्रोच होता है। उसको अपनी कन्वीनियंस और पेशेंट की कंडीशन देख के हाथों हाथ डिसाइड करना होता है। उसी तरह से है भाई, हर किसी की अपना अपना बॉडी टाइप है, अपना अपना लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से उसके लिए उसको खुद को भी थोड़ा सा अपनी बॉडी को जानना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सप्लीमेंट ठीक है। थोड़ा बहुत जो आसपास उसके नॉलेजेबल लोग हैं या जहाँ से वो अगर अच्छी जगह से सप्लीमेंट लेते हैं, उनसे वो एडवाइस लें और वो अपनी डाइट में शामिल करें। ये सो ये क्रिएटिन का जैसे आपने बताया, तो कई लोगों का भी क्यूरियोसिटी हो गई होगी कि अब पहले लेना चाहिए कि बाद में लेना चाहिए, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? What I advise is have 3 grams before your workout along with some juice or glucose or any isotonic drink, and have 3 grams after your exercise with your protein shake. That is the best thing to do because ideally 5-6 ग्राम बॉडी में जाना चाहिए और वो पहले बाद में चला जाएगा। It's good, दोनों ही सेटिस्फाई हो गए, खत्म बात ये है। So guys, इतना मैं बता दूं, 5-6 ग्राम बोला उन्होंने। आई हैव सीन पीपल जो 20-20 ग्राम 40 ग्राम की लोडिंग चलाते हैं कि मैं 15 दिन लोडिंग करूंगा, 10 दिन लोडिंग करूंगा। लोडिंग पहले स्टडीज थी लोडिंग की लाइफ में, लेकिन लाइफ में एक बार लोडिंग करनी भी चाहिए, ऐसी स्टडीज हैं, बट उसके बाद जरूरत नहीं होती लोडिंग की, इतना बहुत है। तो अगर आप थ्रू एंड थ्रू ले रहे हो 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। व्हाट ही हैज टोल्ड 5 से 6 ग्राम सफिशिएंट है। सफिशिएंट है। एंड इवन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने तो देखा है कि 24 घंटे में कभी भी एक बार क्रिएटिन लो, बॉडी में लेवल मेंटेन रहे उसका अपना। दैट इज आल्सो एट और टाइम उसमें भी क्रिएटिन का क्या है ना, यू नीड टू स्टॉप यूजिंग क्रिएटिन आल्सो फॉर फ्यू मंथ्स, जिससे बॉडी अपना प्रोडक्शन भी तो नॉर्मल रखे ना। आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है, बॉडी को अपना भी तो बनाना है। आप पूरी तरह से क्रिएटिन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, बाहर से लेने लगे, बॉडी अपनी प्रोडक्शन कम कर देगी, फिर आपको हमेशा ही लेना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है, बॉडी की अपनी प्रोडक्शन भी नॉर्मल रहनी चाहिए उसकी। ओके जी। सो कभी ऐसा टाइम आया आपके, यू नो, बिकॉज यू हैव हैड सच अ लॉन्ग करियर, स्टोर सक्सेसफुली इतने टाइम से रन कर रहे हैं, जिम इतने टाइम से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, ऐसा टाइम आया जो आपको लगा यार ये मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है, अब या तो मेरा मन भर गया इस काम से, मेहनत इतनी हो रही है, आ नहीं रहा, ऊपर से बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, पर एक तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जब लगा यार बेटर है कि ये नहीं कुछ और काम करता हूँ, ये सिचुएशन में शायद। हाँ देखो, ऐसा सिचुएशन, ऐसी कंडीशंस, ऐसा लाइफ में चेंजेस ना सभी के में आते हैं। कुछ ऐसा टाइम होता है जो बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना, आप उस हार्ड टाइम को कैसे सरवाइव करते हो ना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि तूने चोरी की 100 रुपये की, आपने नहीं की, ठीक है, अब आपके पास ऐसा नहीं है कि आप हटना है, मैंने नहीं किया, आप वहाँ से भाग जाओ, हटना है यार मैं तेरी बात नहीं, आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना और डटे रहना अपने काम पे, आपको अपना काम करते रहना है, ठीक है। बिकॉज आप अगर सही हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको गलत नहीं प्रूव कर सकती, कोई कुछ भी कहता है, ठीक है। तो यही है कि अगर आप ठीक हो और सही हो तो डटे रहो यार, ऊंच नीच चलती है लाइफ में, ठीक है, ऊंच नीच चलती है और ये तो लाइफ का दस्तूर है, दिन है और रात है, फिर दिन है फिर रात है, थोड़ा बहुत सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, सबके स्ट्रगल्स हैं भाई, और जब स्ट्रगल्स होंगे तभी तो लाइफ बताने लायक होगी दूसरों को, ठीक है ना। दैट्स समथिंग जो हम लोग वर्कआउट्स में भी करते हैं, यू गाइस पुश हार्डर, हमेशा कहते हैं ना ग्रोथ आखिरी के 2-3 रेप्स में ही होती है, तो वही फंडा उन्होंने बताया है, लाइफ में भी अप्लाई करना है। तो गाइस आपको ये दिखाने का मकसद यही था कि ऑब्वियसली टाइम्स आर टफ, थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है, बट इसके बाद फिर ऐसा समय आएगा जब इस फील्ड में अच्छे एवेन्यूज़ हैं, रहेंगे, अच्छे मार्जिन्स हैं, अच्छी इनकम है। आप लोग जो भी लोग ये काम कर रहे हैं पीछे मत हटिएगा। काफ़ी मेरे को लगता है कुछ काफ़ी सवाल जो मेरी क्यूरियोसिटी रहती थी व्हेन आई वाज मच यंगर, वो सवाल पूछने की मैंने कोशिश की है और उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियरली बताई हैं जो नॉर्मली लोग नहीं बताते और इतना टाइम नहीं देते। किसी के पास किसी के लिए इतना वक्त नहीं है साहब कि अपना काम धंधा छोड़ के किसी को समझाने बैठे, लेकिन
थैंक यू सो मच डॉक्टर शान। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आप डायरेक्टली डॉक्टर शान से पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। आप सप्लीमेंट्स के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हो। ये आपको ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स के बारे में जितना होगा बताएंगे। अगर आपको कोई सप्लीमेंट चाहिए या आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो या एनी सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग यू नीड, सो ही इज़ ऑलवेज देयर। Most welcome. किसी आदमी ने, किसी ने अगर 12 साल काम किया है और इतनी ग्रोथ ली है तो वो पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं। और ये अपने बारे में इन्होंने बताया कि कैसे शुरू किया। शुरुआत सबकी एक जैसी होती है भाई लोगों, आप लोग भी शुरुआत करने से मत डरो। ये वक्त ऐसा है, थोड़ा मुश्किल है, ये भी कट जाएगा। उसके बाद जैसा उन्होंने कहा एक वक्त ऐसा भी आएगा जब दोबारा चीज़ें स्टार्ट होंगी। सो तब तक के लिए हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये इंटरेक्शन कैसा लगा। अगर कुछ बात करनी है तो नंबर उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू वांट टू विजिट, अगर आप देहरादून से यू वांट टू विजिट द स्टोर, आप स्टोर में आइए। जिम में जाके भी अवेलेबल आफ्टर लॉकडाउन होंगे डॉक्टर शान। You can come to the clinic, you can come to the gym, you can come to the store. बस जब भी आपको कुछ चाहिए, कुछ बात है, you can come directly or you can send me a message on WhatsApp. Whenever I am free, I'll give you a call back. That's it. So hope you like the video. Keep watching Core Strength TV.